13 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पेज पे देखिए बात हो रही है इंडिया सीज ओवर 7800 कोविड केसेस इन अ डे। तो ये कोविड के केस थोड़े बढ़ रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान रखो अपना। इसमें जो वेरिएंट की बात कही जा रही है वो है BB.1.16। ये एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जिसकी वजह से एक सर्ज आया है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। जितना सेकंड वेव या थर्ड वेव में थी उतनी नहीं है, बिलो एवरेज ही यहाँ पे इन्होंने बताई है। अभी इन्होंने कहा है कि देखिए थोड़े दिनों तक ये जो सर्ज है, जो केसेस है वो बढ़ेंगे, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जो है केसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। और हम इसे ये नहीं कहेंगे कि भाई ये एक नया वेव आ गया, नहीं, नया वेव नहीं है, बल्कि एंडेमिक साइकिल है। पैंडेमिक के बाद हमेशा ही एंडेमिक साइकिल्स आते रहते हैं। कुछ एरियाज के अंदर केस आते रहते हैं, जैसे जीका के केस में हो गया या सार्स, ये केस आते रहते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो एक दिन उन्होंने ये बात कही है। अभी तो खैर इतने केस आए हैं, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में 10,000, 12,000, 15,000 भी जाएगा। पिछले 7 मंथ्स का ये सबसे हाईएस्ट केस जो है वो माने जा रहे हैं। उसके अलावा XBB.1.160 सब वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का है, ठीक है, ये इस सर्ज को बढ़ा रहा है। वैक्सीन जो हम लोग लगा रहे हैं नॉर्मली वो काफी इफेक्टिव है, और सरकार ने तो कहा है कि लोगों को भाई आप जो बूस्टर डोज है वो भी लगवा लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं लगवाई है तो। ये पॉलिटिक्स न्यूज़ है, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कंज्यूमर इन्फ्लेशन स्लाइड्स बिलो 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। ये 2023 की बेसिकली बात कर रहा है। 6% ये खास क्यों होता है? हमेशा हम लोग 6% को बड़ा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि दोस्तों 6% जो है अपर लिमिट डिसाइड की गई है इंडिया में इन्फ्लेशन के द्वारा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आरबीआई को। आरबीआई को ये लीगल तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप इंडिया में इन्फ्लेशन को 6% से ऊपर ना जाने दें। बेसिकली यहाँ पे होता है 4% प्लस माइनस 2। तो जब इन्फ्लेशन 2% से कम होती है तो ये भी डेंजरस होती है, जब इन्फ्लेशन 6% से कम होती ज्यादा होती है तो वो भी डेंजरस होती है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि 6% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है, और 2% से ज्यादा से कम अगर इन्फ्लेशन होती है तो मार्केट में डिमांड ही नहीं बचती है। डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। तो ये तो 4% 5% की जो इन्फ्लेशन होती है बहुत बढ़िया होती है, उतने को हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। और इन्फ्लेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है डब्ल्यूपीओ, जिसे डब्ल्यूपीआई, जिसे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी जिसको बोला जाता है। एक होता है कंज्यूमर इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग सीपीआई भी बोलते हैं, जो हमें इंपैक्ट करते हैं, इसे हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। बेसिकली ये कंज्यूमर को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है और वो वाली मैन्युफैक्चरिंग को करती है। तो थोड़ा सा अभी कम हुआ है, लेट्स सी आगे क्या होगा। और ये बहुत सारी चीजें ना मानसून के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर इंडिया में मानसून ठीक ठाक रहा तो इन्फ्लेशन काबू में रहता है, हमेशा की बात है ये, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड एक बहुत बड़ा वेरिएंट होता है, बहुत बड़ा, फूड एंड फ्यूल। ये दो चीज ऐसी होती है जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन को बहुत इंपैक्ट करती हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो बात करते हैं तो उसमें फूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, उसमें फ्यूल खैर इंपॉर्टेंट होता है, बट ये नहीं होता। तो ये थोड़ा सा हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, और लेट्स ऑफ फ्यूचर में भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आस्क इफ मिश्रा रिपोर्ट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड ऑन द कोटा और दलित कन्वर्ट्स। कोटा मतलब वो रिजर्वेशन की बात कर रहा है। दोस्तों 2007 में एक रिपोर्ट, बेसिकली कमेटी बनाई गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2007 में। उस रिपोर्ट का नाम था रंगा राजन मिश्रा कमेटी, कमीशन जो बनाया गया था फॉर रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और इस कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भैया आप ये जांच करिए कि इंडिया में जो दलित कन्वर्ट्स हुए हैं इस्लाम के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्या उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखिए अगर आप हिंदू हो और आप एससी हो और या दलित हो, मतलब ऑफ कोर्स, तो अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में तो आपका एससी का स्टेटस खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हो, आप सिखिज्म में कन्वर्ट होते हो, इवन आप जैनिज्म में कन्वर्ट होते हो, तो आपका एससी का स्टेटस वह इंटैक्ट रहता है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है आर्गुमेंट चल रहा है, और जिसके लिए 2007 में वो कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी की रिपोर्ट में भी यही कहा था कि साहब बिल्कुल सही बात है, जो दलित होते हैं एक बार जो इस्लाम या क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कंटिन्यू रहता है, इसलिए उनको एससी का स्टेटस कंटिन्यू रहना चाहिए। खैर उस टाइम पे सरकार ने ये इसको रिकमेंड को नहीं माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील जो फाइल की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तो ये सवाल सरकार से पूछा गया। सरकार ने एक और कमेटी बनाई, बालाकृष्ण कमेटी, जो कि लेटेस्ट कमेटी है, पिछले साल बनाई गई थी, और इस कमेटी को 2 साल का समय दिया गया है। सरकार का ये कहना है कि साहब जो पहले वाली मिश्रा कमेटी थी उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी दिक्कत हैं, तो हम लोग नई कमेटी बनाएंगे, ये नए तरीके से काम करेंगी। 2 साल का समय दिया गया है, क्योंकि 2024 में ऐसे इलेक्शन आ जाएंगे, और जो पीरियड दिया गया है उसको डेफिनेटली फर्दर आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन सरकार कहते हैं कि भाई मिश्रा कमेटी भी एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, जज हैं, तो उनकी कमेटी का नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि भाई क्या मैं मिश्रा कमेटी को एज अ बेंचमार्क मान के क्या डिसीजन ले सकता हूं। ये एक ओरल ऑब्जर्वेशन है, रिटन ऑब्जर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब ओरल ऑब्जर्वेशन होती है तो उसका कोई लीगल बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता, तो है, लेकिन लेटर ऑन जब रिटन में होता है ना वो ज्यादा रेलेवेंट होता है, क्योंकि रिटन रिकमेंडेशन या रिटन जो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो अपने आप में कानून होता है, ओरल वाला नहीं होता है, मतलब जुबानी तौर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है वो इसके लिए की गई है, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। इनका ये कहना है कि सर डिस्क्रिमिनेटरी है। कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है वो आपको मैं आगे बताता चलूंगा। देखिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, अंडर आर्टिकल 341 के अंदर इसको बनाया गया, और इसमें ये कहा गया कि भाई जो बुद्धिस्ट हैं, देखिए मतलब पहले तो बुद्धिज्म को इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, बाद में इसमें बुद्धिज्म को इंक्लूड किया गया था। ओरिजिनल ऑर्डर ये कहता है ओनली
only Hindus were classified as SCs, scheduled caste. It was amended in 1956 to include the Sikhs and in 1990 to include the Buddhist also. मतलब प्रेजेंट स्टेटस ये है कि सिखों के अंदर, बुद्धिस्ट के अंदर और हिंदूज के अंदर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी को रखा गया है, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम के अंदर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी नहीं है। ओबीसी है, यस, ओबीसी भी है और एसटी भी है, लेकिन एससी नहीं है। ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पीआईएल जो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के, उसका ये कहना है कि साहब ये तो सरासर डिस्क्रिमिनेशन हो गया मुस्लिम्स के साथ और क्रिश्चियंस के साथ, वो उन्होंने बोला, और उसी के लिए जो पीएल फाइल की गई है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब जो सिख दलित हैं और जो बुद्धिस्ट दलित हैं, आप उसको क्रिश्चियन दलित जो कन्वर्ट हुए हैं या जो मुस्लिम दलित हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। अंबेडकर जी ने 1956 के अंदर बुद्धिज्म धर्म को अपनाया था और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। उसका कुछ रीजन था, उसका रीजन था सोशियो पॉलिटिकल इंपरेटिव्स, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी होती है, उसकी वजह से हुआ था। और उन दलित्स को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो दलित अंबेडकर जी के बाद या उनके रहते हुए बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हैं, आप उनकी कास्ट को, ओरिजिनल कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। लेकिन जो दलित क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी ओरिजिनल कास्ट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंचुरीज से चल रहा है, सेंचुरी से चल रहा है। इनका एक और ये कहना है कि भाई आप ये समझिए इस चीज को, जो सरकार का आर्गुमेंट है कि एक आदमी हिंदू है, हिंदू दलित है, आप ऐसा मानिए हिंदू दलित है, और उसके साथ अनटचेबिलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आदमी उस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कास्ट को बिलीव नहीं करती, क्रिश्चियनिटी कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं करती। इसका मेन पर्पस यही तो था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का, और मेन पर्पस था इस्लाम में भी यही कन्वर्ट होने का। इस्लाम आल्सो डज नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हो और उसके बावजूद भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन? देयर इज नो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन इन दैट केस, बिकॉज यू आर स्टिल फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। तो सरकार का यही आर्गुमेंट है कि एक बार भैया आप जब इधर चले गए हो, तो आपको जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की वैल्यूज हैं उसके अंदर बिलीव करिए, और वहाँ पे कास्टिज्म नहीं है तो उसके, लेकिन वो सब यार थ्योरी की बातें हैं, प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जब साउथ एशिया में आई तो इसने यहाँ करेक्टर को अपना लिया। थ्योरी में नहीं है वहाँ पे कास्टिज्म, लेकिन प्रैक्टिकल पे तो ऐसा होता ही है। मैं तो सिंपल सी बात है, एग्जांपल आप दे सकते हो कि गांव में एक कोई दलित फैमिली है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो अचानक से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगली सुबह से सब लोग उसको जो इक्वली ट्रीट करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो यही आर्गुमेंट बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। और इन्होंने ये कहा कि सब जो अनटचेबिलिटी वाली बात है, तो अनटचेबिलिटी के लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है, तो उसमें आप नया चेंजेस करने की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके अलावा जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन है इकोनॉमिकली, जो बैकवर्ड सेक्शन है, उनके लिए भी सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं। तो नया करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो चीजें हैं ग्राउंड के ऊपर आप उसके अंदर जो है रहिए। तो फिलहाल जो सिख कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी है, इनके अंदर में अभी एससीज का स्टेटस कंटिन्यू है और बाकी किसी के अंदर नहीं है। बाकी ये जो डिस्कशन काफी पुराना हो चुका है, लेट्स होप इसके बारे में हम लोग बाद में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये थोड़ा सा फ्रीज हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा शेयर कर देता हूँ। और अभी अमेरिका के साथ हमारी जो है कोप 23 करके एक्सरसाइज चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और ये वैसे खत्म हो जाएगी 24-25 तारीख को, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है, कोप 23। इंडिया किसके साथ हुआ है? अमेरिका के साथ। क्या जापान भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, जापान सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ पे आया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम से जापान इसके अंदर आना शुरू कर दे। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इंडिया की तरफ से तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिया से भैया बहुत जबरदस्त है। राफेल जो हम लोगों ने फ्रांस से लिया था, सुख 30 MKI जो हम लोगों ने रशिया से लिया था, और जैगवार और इंडियन एयरफोर्स के जो दूसरे जो एयरक्राफ्ट है वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अमेरिका की तरफ से कौन आ रहा है? F-15 और B-1B लॉन्ग रेंज बॉम्बर, ये बहुत तगड़ा होता है। B-1B जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर है, अमेरिका पहली बार इंडिया में इसको एक्सरसाइज में यूज कर रहा है, इससे पहले उन्होंने कभी भी इसको यूज नहीं किया था। बाकी एरियल रिफ्यूलर ये सब हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्पस क्या है? ये एक्सरसाइज करी क्यों जाती है? मालाबार एक्सरसाइज, गार्जियन एक्सरसाइज, ये सब क्यों की जाती है? बेसिकली इसके कई सारे पर्पस होते हैं। मेजर पर्पस यही होता है आपस में कोऑपरेट करना। मान लो खुदा ना खास्ता 20-50 साल के बाद हम चाइना से हमारा वॉर हो गया, ठीक है, और इंडिया अमेरिका जो है की साइड में है, तो भाई अगर अमेरिका में एक साथ लड़ना है तो एक दूसरे के बारे में पता तो होना चाहिए ना यार। आपके पास किस तरह के वेपन्स हैं और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पर्सनल उनका भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये उस तरह की तैयारी होती है, तब बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो अगर आपके एक दूसरे के बारे में जानकारी पहले से होगी। ये बेसिकली मेन पर्पस होता है। बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो सब करके तो अलग चीजें होती हैं। तेजस की अगर हम लोग बात करें, ये इंडिया का पहला इंडिजेनियसली डिजाइन और डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब एयरक्राफ्ट है, कैरियर नहीं एयरक्राफ्ट तेजस। और अपने आप में दुनिया का सबसे एडवांस भी है। वैसे तो सिंगल इंजन है, इसमें डबल इंजन नहीं आता है, और ये इसके अंदर सिंगल पायलट ही बैठ सकता है, डबल पायलट वाला नहीं है ये। लेकिन ये बड़ी कमाल की बात है कि इंडिया ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट बनाया है। 1983 के अंदर सबसे पहली बार इस आइडिया को लेके आया गया था। इसकी जो पहली टेस्टिंग हुई थी 2001 में की गई थी। लेटर ऑन इसकी जो है कई सारी डिजाइनिंग की गई, तो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी कम्बाट रोल्स के अंदर इसकी टेस्टिंग वगैरह खूब सारी हुई, और लास्ट ईयर इसको फाइनली इंडक्ट कर दिया गया था।
और अभी हमारी एयरफोर्स का कंप्लीटली पार्ट बन गया है। रशिया वाले जो सुखोई हैं S-13 है, ये बेसिकली उनको रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो रशिया वाले बहुत पुराने हो चुके हैं, कहीं भी गिर जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है, इसकी लेंथ वगैरह ये सब इतनी आपको यूपीएससी में इस तरह के सवाल नहीं पूछता है, स्टेट पीसीएस वगैरह में तो डेफिनेटली पूछ लेता है, तो वो तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इट विल रिप्लेस MiG-21, रशियन प्लेन है, पुराने हो चुके हैं, सिंगल इंजन है, वो बाकी जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है सेल्फ स्टडी के लिए। इट इज द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर। सुपरसोनिक मतलब इसकी जो स्पीड है वो मैक 1.8 तक जा सकती है। मैक जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड होती है, ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा अपने टेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कहता है अ बिगिनर्स गाइड टू द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इससे पहले मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री कमेटी वाला देख लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, ये पूरा आज का जबरदस्त एक टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है। उससे पहले ये पुराना आर्टिकल आया था मेरे सामने कहीं, तो मैंने थोड़ा इसका सोचा को बता देता हूँ, जो इस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी की जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 105 से आती है और वो आर्टिकल 118 से आती है, तो ये दोनों इससे रिलेटेड हैं। 1993 से पहले हमारे यहाँ पे 17 कमिटीज हुआ करती थी, लेकिन इसको फिर बाद में हम लोगों ने 24 इंक्लूड कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया उसका। ये इलेक्शन कार्ड वगैरह के अंदर सब डिटेल दिया हुआ है। पार्लियामेंट्री कमेटी कई तरह की होती है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी परमानेंट होती है और एक हमारी टेम्परेरी होती है, ठीक है। टेम्परेरी कमेटी जैसे हमारी होती है एड हॉक कमेटी, ठीक है, और हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट कमेटी होती है। एक हमारे पास इंक्वायरी टाइप की कमेटी भी होती है, वो भी एड हॉक ही होती है, ठीक है। इंक्वायरी वगैरह होती है, जैसे आप ये मान लीजिए जैसे 2G स्कैम हुआ, या फिर उससे पहले राफेल नहीं, उससे पहले 1980s में जो है स्कैम हुआ था राजीव गांधी जी के दौरान, ठीक है, वो फोर्स वाला, तब इंक्वायरी कमेटीज वगैरह बनाई जाती है। इनका पर्पस ये होता है एक बार जो काम खत्म हो जाता है इसे डिसमेंटल कर दिया जाता है, लेकिन जो परमानेंट कमेटी होती है वो हमेशा रहती है, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और सब परमानेंट कमेटी होती है, ये भी परमानेंट कमेटी होती है इधर भी, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि देखिए हमारे जो पार्लियामेंट के जो फंक्शन होता है, मतलब हमारा जो हाउस होता है, तो वो साल भर तो काम नहीं करते। साल में 3 ही सेशन होते हैं, जिनमें से मोस्टली टाइम तो झगड़ा ही होता रहता है, तो उसकी कोई खास प्रोडक्टिविटी आ नहीं पाती है। और यार इतना बड़ा देश है, हजारों की संख्या में बिल्स आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, जनता बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, तो पार्लियामेंट के जो सेशन होता है उसके दौरान सारा काम निपटा लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो टाइम की बड़ी कमी होती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई गई थी, ताकि पर्दे के पीछे रह के उन बिल्स के ऊपर, प्रपोजल्स के ऊपर काम किया जा सके और जो देश की जो पूरा सिस्टम है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सके। ये पर्पस बेसिकली होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी की एक और खास बात ये होती है कि यहाँ पे सभी पार्टीज का पार्टिसिपेशन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है सिर्फ वही आएगा, नहीं नहीं, सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, और ये बंद कमरे में जो है काम करते हैं। क्लोज डोर मीटिंग्स होती है, यानी कि रिकॉर्डिंग, इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती है जैसे कि हाउस के अंदर होती है। हाउस के अंदर जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको अपनी पार्टी के साथ अलाइन करना पड़ता है, वो अपनी पार्टी के साथ व्हिप के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लग सकता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं, आप आराम से अपनी मन की बात कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ये भी बड़ी खास चीज होती है। उतनी ज्यादा स्क्रूटनी यहाँ पे नहीं होती है, तो वो सब चीजें होती हैं, और इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती, और वो सब चीजें करते हैं। तो ये इसी के बारे में जो है आज की ये जो एक बढ़िया आर्टिकल दिया गया है पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में, ठीक है, थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो शुरुआत की गई इस आर्टिकल से वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा शुरुआत की गई है। एक्चुअली पार्लियामेंट्री कमेटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है अमेरिका से ही आया है, और ब्रिटेन में भी होती है कुछ, लेकिन हम लोग यहाँ पे अमेरिका से शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा था, देखिए हमारे जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट्री हाउस होता है उसे कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में। इट इज नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ टू से दैट कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन द पब्लिक एग्जीबिशन, व्हाइल कांग्रेस इन कमिटी रूम्स इज कांग्रेस एट वर्क। मतलब जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा होता है तो ये पब्लिक एग्जीबिशन होता है, पब्लिक को दिखाने के लिए होता है, लेकिन जो रियल काम होता है वो पीछे होता है, कांग्रेस के पीछे या पार्लियामेंट्री कमेटी से पीछे, पर्दे के पीछे होता है। ये उनका कहना था, और ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, ऑपरेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, काम बहुत ज्यादा है, टाइम कम है, तो उन सारे इश्यूज को दूर करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाई गई थी, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटीज पहले सारा मेडअप होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है, ताकि आप सिचुएशन के साथ डील कर सको। और इन्होंने क्या कहा, यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि जो बिल्स वगैरह आते हैं वो सरकार अपने आप लेके आती है, जो बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन वो जब बिल पार्लियामेंट के फ्लोर पे आता है तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। कॉन्ट्रारी टू द पॉपुलर परसेप्शन, मतलब जो नॉर्मली लोग सोचते हैं उसके अपोजिट में, लुकिंग इनटू द बिल इज नॉट द ओनली पर्पस दैट द कमिटी सर्व्स। We tend to underestimate their relevance, not realizing the sheer magnitude of the effort that goes into the making parliament a dynamic, functional and the space where members converge every few months, debate on the matter. इनका ये कहना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आप बिल को जाके सिर्फ देखिए, नो, पार्लियामेंट्री कमेटी का पर्पस इससे बहुत ज्यादा होता है। वो हर बिल के छोटे छोटे क्लोज के बारे में डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, अपनी रिकमेंडेशंस वहां पे देता है, तब कहीं जाके जो है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम होता है, वहां पे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तब जाके एक बिल को जो है सामने रखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में 2014 के बाद स्पेशली उन्होंने बोला है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रेलेवेंस है वो कम होता नजर आ रहा है। अगर आप देखें प्रेजेंट लोकसभा में सिर्फ 14 बिल को रिकमेंड किया गया था पार्लियामेंट्री कमेटीज को। लास्ट टाइम ओनली 25% बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन अगर आप उससे पहले जाएं, 2009 या 2004 के से बाद जाएं, तो 71% और 60% बिल्स को भेजा गया था पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास। तो डिक्लाइन हो रही है उनकी वैल्यू, प्रेजेंट सरकार उतना रेलेवेंस नहीं दे रही है। बट एनीवेज वो सब ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें हमारे देश की, तो ऐसा हुआ है पास्ट में, क्योंकि पहली बार तो नहीं हो रखा है। शुरुआत कहाँ से हुई पार्लियामेंट्री कमेटीज की?
ये कहता है इवन दो स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट्री कमेटी की शुरुआत 1993 में शुरू हुई थी, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले नहीं था। आज़ादी के बाद से ऑन एंड ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई गई हैं। जैसे सिटीजनशिप क्लॉज के बारे में कमेटी बनाई गई थी। 1947 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम को लेकर कमेटी बनाई गई थी। कुछ और इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। छोटा नागपुर में जो है वहाँ पे दलित कम्युनिटीज के लिए, एसटी कम्युनिटीज के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी तो पहले भी बनाते रहे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर तरीके से जो शुरुआत हुई वो 1993 के बाद से शुरू हुई थी। कमेटी का रोल क्या होगा मैं बता चुका हूँ। ये कमेटी स्क्रूटनाइज करती है बिल्स को, उसके बाद रिकमेंडेशन देती है, और जो रिकमेंडेशन दी जाती है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया सरकार ये भी बताती है कि भैया हम लोगों ने उस रिकमेंडेशन अगर नहीं माना तो क्यों नहीं माना। क्योंकि बेसिकली इनका जो रोल होता है एडवाइजरी होता है। सरकार के ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आपने रिकमेंडेशन मानना ही मानना है। वो माने या ना माने सरकार की मर्जी है। जैसे इस बार के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बजट सेशन में, तो डिमांड ऑफ ग्रांट जो मनरेगा को दिया गया है या जो हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया गया है वो काफी कम दिया गया है। तो उसके बारे में अच्छा खासा डिबेट हुआ था कमेटीज के अंदर, विच इज अ वेलकम मूव ऑल्सो। 905 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे पिछली बार, जिसमें से सिर्फ 701 करोड़ ही यूज हुए, बाकी 200 करोड़ तो अनयूज ही पड़े हुए हैं। वो सब यहाँ पे हुआ। उसके अलावा हमारे पास ऐसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी होती है। तो आप जो पार्लियामेंट का सब सेशन देखते हो तो उसके अंदर जो पेपर वर्क वगैरह सब होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। करंटली जो पिछले कुछ सालों में सबसे जबरदस्त जो बिल आया है इसके थ्रू, पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले क्योंकि पुट्टू स्वामी जो जजमेंट केस आया था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद सरकार इस बिल को लेके आई थी। और सबसे पहले वो 2017 में आया था और जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी। फिर 2018 में आया और फिर 2019 में आया। ये सब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर चल रहा था उससे पहले। फिर 2021 में जो है आया और फिर फाइनली जो है ड्राफ्ट जो है पेश किया गया 2022 में, आफ्टर डिटेल्ड कंसल्टेशन, डिटेल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कमेटी। और इस बार हो सकता है अभी मॉनसून के सत्र में इसे प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके अलावा जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल है जिसमें लड़कियों की जो शादी की है 21 किया जाएगा, इसको भी पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। उसके अलावा एंटी मरीन प्राइवेसी बिल को भेजा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो हमारा सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए भेजा गया है। तो देयर आर मेनी बिल्स जो भेजे गए हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी जो है जो वैल्यू है थोड़ी बेसिकली वो थोड़ी कम हो गई है, और डिपेंड करता है गवर्नमेंट कौन सी है वहाँ पे। खैर, बिगिनर्स गाइड टू द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इट्स फंक्शन एंड इट्स फ्यूचर, ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल बेसिकली कंटेंट के अंदर यहाँ पे डाल दी है, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो। सन का मतलब होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है। ठीक है जी। ये जेनेवा में बेस्ड है, जेनेवा बेस्ड है, जो फ्रेंच स्विस बॉर्डर के ऊपर इसको बनाया गया है, और 23 मेंबर स्टेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये लेबोरेटरी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर आप यहाँ पे घूमने लगोगे तो कई घंटे लग जाएंगे आपको। इसके अंदर गाड़ियाँ चला, रिक्शा चलती हैं बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, काफी बड़ी है। इसका मेन पर्पस क्या है? सन का मेन जो पर्पस होता है वो ऐसे पार्टिकल की खोज करना होता है जो अभी तक हम लोगों ने फील तो किया है लेकिन उसके एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है। जैसे हिग्स बोसॉन, कुछ लोग इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हमारी दुनिया में जितने भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको वेट वो वेटलेस नहीं है। उनका वेट कहाँ से आता है? वो हिग्स बोसॉन से आता है। ग्रेविटी जो फोर्स होती है वो इतना वीक क्यों होता है? ग्रेविटी की जो एक्सटेंशन है, ग्रेविटी की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ग्रेविटी बहुत वीक फोर्स होता है। ये क्यों होता है? इस तरह के कुछ फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे फंडामेंटल फिजिक्स का पार्ट है, उनके आंसर ढूंढने के लिए जो है इसको किया गया था। और कुछ आंसर तो इसको मिल भी गए हैं, कुछ आंसर अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक नया फिजिक्स मिलेगा हमें, दुनिया का न्यू फिजिक्स को नाम दिया गया था, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा माना गया था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग ब्लैक होल, डार्क एनर्जी को समझना शुरू कर देंगे, बट वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कुछ कमियां हैं इसकी। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर आपको डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करना है तो इससे बड़ी लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी। और चाइना और सन दोनों मिलकर कुछ प्रपोजल सामने आया है कि ऐसा हो सकता है, आने वाले टाइम में नया लेबोरेटरी बन सकता है चाइना में। तो एक तो वो चीज़ें हो गई। इंडिया का भी यहाँ पे काफी पार्टिसिपेशन है। 2016 में जो है इंडिया का मेंबर बना था और काफी अच्छा काम किया इंडिया ने। इंडियन साइंटिस्ट हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एलिस एक्सपेरिमेंट व्हिच इज डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट फॉर द सर्च एंड द क्वार्क ग्लोन प्लाज्मा। क्वार्क क्या होता है दोस्तों? क्वार्क जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के अंदर जो है क्वार्क्स मिलते हैं। प्रोटॉन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता है, प्रोटॉन भी क्वार्क्स का बना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स भी क्वार्क्स का बना होता है। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल आपको नजर आते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये भी फर्दर बने हुए होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, और इन्हें कहा जाता है हेड्रॉन। जैसे हमारा प्रोटॉन ऐसे हेड्रॉन कह सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन को भी हेड्रॉन कह सकते हो। एक हमारे पास आता है कॉम्पैक्ट इम्यून सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये जो डार्क मैटर वगैरह को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट स्टिल ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द सन और इट्स अचीवमेंट? एटलस, हिग्स बोसॉन, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, वर्ल्ड वाइड वेब, एंटी मैटर। ये थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। पहले हम इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं, आई होप आप इसको बता पाओगे। चलिए जी, ये क्या कहता है भैया? हाँ जी, चलिए जी। कॉर्पोरेट पावर एंड द इन्फ्लेशन क्या है मामला, आपको बताता चलता हूँ मैं। इसने जो बात बोली है सर ने, वो कॉर्पोरेट प्राइसिंग की बात बोली है। कॉर्पोरेट प्राइसिंग, कॉर्पोरेट प्राइसिंग क्या होता है इसका बस आइडिया आपको दे देता हूँ मैं, बाकी आर्टिकल में कुछ खास दमदार चीज मुझे लगी नहीं थी। कॉर्पोरेट प्राइसिंग का मतलब जैसे आपने एप्पल ने फोन बनाया, ठीक है, एप्पल ने आईफोन बनाया। शुरुआत में जब एप्पल ने आईफोन बनाया था तो उसका प्राइस जो है काफी हाई था। क्यों? एक तो क्वालिटी की वजह से, दूसरा मार्केट में कंपटीशन नहीं था, तो आईफोन जितना मर्जी चाहे उसका प्राइस ले सकता था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में जब दूसरे कॉम्पिटिटर आने लगे
तो डोमिनेंस तो कम हो गया, लेकिन प्राइस भी उतना नहीं रहा। आज के टाइम में अगर देखें, पहले के कंपैरिजन में अगर देखें, शुरुआत में जो आईफोन आया करते थे उनका प्राइस काफी हाई हुआ करता था कंपैरेटिवली पिछले आईफोन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप देखें जैसे आईफोन 13 देखें, 14 देखें, उनका प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में दो से कॉम्पिटिशन आ गए हैं। तो कॉर्पोरेट प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि भाई ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो सप्लाई को ऊपर नीचे करके प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट प्राइसिंग। तो कॉर्पोरेट प्राइसिंग का इंडिया के इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है, वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कशन किया गया है। बेसिकली ये जो आर्टिकल है इंडिपेंडेंट आर्टिकल नहीं है। 2 हफ्ते पहले कॉर्पोरेट प्राइसिंग को लेके एक आर्टिकल आया था द हिंदू में ही, और वो जिन्होंने आर्टिकल लिखा था उसके जवाब में इन्होंने आर्टिकल लिखा है बेसिकली। तो ये हमारे साथ कंट्रीब्यूट बेसिकली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो बाकी क्या है मामला को बताता चलता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो दो तरीके से इन्फ्लेशन हो सकता है, डिमांड और सप्लाई, ये दो ही तो चीजें होती हैं, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप जाओ, अमेरिका में, यूरोप में अगर आप जाओ, वहां पे यूजुअली जो इन्फ्लेशन होता है वो डिमांड की वजह से होता है। मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन होता है वो डिमांड की वजह से तो होता ही है, लेकिन सप्लाई की वजह से भी होता है। जैसे मानसून कमजोर पड़ गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नीचे चला गया, तो ऑफकोर्स अपने आप ही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वेस्टर्न कंट्री में ये ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई मोर और लेस जो है वो एक जैसी रहती है। आरबीआई का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरबीआई डिमांड को तो कंट्रोल कर सकता है मार्केट में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करके, लेकिन सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता। सप्लाई में जो है वो गवर्नमेंट का रोल होता है। तो सर का ये कहना है कि साहब ये जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो खाली सिर्फ आरबीआई का काम नहीं है, वो आपको गवर्नमेंट को भी इंक्लूड यहाँ पे करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन की बात की है। इनका यह कहना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कोविड-19 के बाद क्या हुआ था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया था, बट इंडिया में इन्फ्लेशन जो है कोविड-19 के बाद लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ सप्लाई वाला फैक्टर काम नहीं करता है, हमारा डिमांड वाला फैक्टर काम नहीं करता, सप्लाई वाला फैक्टर भी डिमांड करता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आप इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल इन दोनों को माइनस कर देते हो तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन बचता है, क्योंकि ये फूड और फ्यूल है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा बाकी सारे प्राइसेस उतने फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जैसे 2008 के क्राइसिस हुआ था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे भी इंडिया की इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, खासकर फूड प्राइसिंग इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसका मतलब कारण क्या था, एग्रीकल्चर शॉक्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गई थी इंडिया में, और सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो काफी बढ़ा दिया था, तो इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ गया था। वेस्टर्न कंट्री में उतना ज्यादा नहीं होता है। तो बात ये है घुमा फिरा के कि जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटीज की, आम इंसान जो है वो कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करता है, हाउसिंग के ऊपर पैसा खर्चा करता है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रिक्रिएशन के ऊपर, पर्सनल केयर के ऊपर, है ना, फूड के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, हाउस रेंट के ऊपर, कपड़ा पहनना है, वहाँ पे पैसा खर्च करता है। तो ये जितनी भी सेक्टर्स होते हैं इनके अंदर जब फ्लक्चुएशन होता है तो प्राइस अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया फूड और फ्यूल के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है इसी के अंदर होती है। तो कॉर्पोरेट प्राइसिंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर इन इंडिया। ये कॉर्पोरेट प्राइसिंग वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा काम करती है इन्फ्लेशन को लेके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इंडिया इररेलेवेंट है, नहीं, रेलेवेंट है, बट उतना रेलेवेंट नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। इंडिया में मोस्टली जो इन्फ्लेशन होती है वो आपका मॉनसून डिसाइड करता है और स्पेकुलेशन डिसाइड करता है, और जो हमारी स्ट्रक्चरल वीकनेस है वो उसके द्वारा जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। तो इंडिया में कैपिटलिज्म है ऑफ कोर्स, लेकिन हमारी सरकार हमेशा से ही अलर्ट रही है कि जो प्रोडक्शन है, जो वेल्थ है, वो किसी हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये पिछले कुछ समय से, जैसे टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, आप एयरपोर्ट्स की बात करें, पोर्ट स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में ये सब चीजें आ गई हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट प्राइसिंग इंडिया में आने वाले टाइम में काफी डोमिनेट हो सकती है, क्योंकि मोनोपोली बढ़ गई है, जो अब तक इंडिया में नहीं था, पिछले कुछ समय से सब नजर आ रहा है, ठीक है। तो खासकर 1991 के रिफॉर्म्स के बाद वो सब शुरू हुआ। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बोली हुई हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल था, बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स इसमें डेटा वेटा यूज किया गया, तो कोशिश किया मैंने इसको सबको निकाल दूं मैं यहाँ से, और बेसिक सी बातें हम लोग यहाँ पे करें। क्रक्स फाइनली यही निकलता है कि भाई कॉर्पोरेट प्राइसिंग इंडिया में अभी तक बहुत दमदार नहीं थी, आने वाले समय में इट कैन बी वेरी डोमिनेट ऑल्सो, एंड इन्फ्लेशन इज नॉट ओनली द फैक्टर ऑफ द डिमांड, इट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ द सप्लाई, व्हिच अगेन डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून मेजरली। ये कुछ कुछ चीजें जो है सर ने यहाँ पे बोली हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। न्यूज़ हमको बहुत जगह से मिलती है, तो इस न्यूज़ एनालिसिस में आपका बहुत सारे सोर्स कवर हो जाएंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट अदर सोर्सेस। इंडिया मस्ट बोर्ड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बस। अब यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंडिया के थोड़ा सा बोला कि भैया बहुत स्कोप इंप्रूव करने का, वो आप कर लो, है ना। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। आप देखें तो हमारी रैंकिंग 2014 में 60 थे, मतलब हम 2014 में 142nd रैंक पे थे, और 2019 में हम 63rd रैंक पे हैं। आपके लिए सवाल है कि इस साल हमारी लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारी क्या रैंकिंग है। आई थिंक यही वाली रही हुई, शायद पर हम हट गए थे। तो आप बताइए मुझे लेटेस्ट कौन सी है ना, दैट इज द क्वेश्चन टू यू। इंडिया की रैंक जो रही है अभी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अब यहाँ पे जो दूसरी रैंक ऑथर ने बोली वो है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो हमारी 163rd रही है। इंडिया की रैंक 163rd रही है इन इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हालांकि ये इंप्रूवमेंट है, पर अभी भी बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टीज के बीच एक फॉर्मल एग्रीमेंट है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो पार्टीज के बीच का फॉर्मल एग्रीमेंट, उसको इन्फोर्स करना जरूरी है। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो इन्फोर्स नहीं होता। तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट से हमारी रैंक बहुत पीछे है, मतलब कि डिस्प्यूट्स आए हैं। अब डिस्प्यूट्स अगर आए हैं तो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं हुआ तभी हम पीछे हैं इस चीज में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने में, है ना। वहीं पे दूसरी कंट्री जैसे कि ब्राजील, मैक्सिको और वियतनाम ये थोड़ा ज्यादा बेटर कंडीशन में। अब ऑथर का ये कहना है कि हम अगर चाहें, हम चाहते थे अपने आप को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाना, लेकिन अभी हमारे यहाँ इतने स्टेप्स नहीं ले जा रहे कि इंडिया को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाया जाए। इंस्टेड ऑफ दैट इंडिया की वजह कौन ले चुका है, सिंगापुर ले चुका है। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला भी है कि सिंगापुर टुडे हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशंस फॉर बिकमिंग एन ऑनलाइन फॉर बिकमिंग एन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हब, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं
सिंगापुर which opened its international arbitration center. सिंगापुर ने तो अपना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी खोल रखा है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, है ना। एंड जब हम अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन कर रहे थे 1990s में, तब ये आर्बिट्रेशन सेंटर उन्होंने ओपन कर दिया था, एंड दे हैव इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब एंड हैज रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट इंडियन कंपनीज खुद इंडिया के आर्बिट्रेशन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का यूज नहीं करना चाहते हैं, वो खुद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रेजोल्यूशन का यूज करना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ऑथर ने बोला कि अब आर्बिट्रेशन में हम पीछे तो हो गए इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म में, तो हम आगे कहां पे हो सकते हैं। तो ऑथर ने कहा आगे हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में। अभी भी इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड हम अभी भी इमर्ज कर सकते हैं एज अ फ्रंट रनर इन द ओडीआर, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें अभी भी हम फ्रंट रनर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन हियर द केसेस ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होता है, देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू दिस। इट कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन द कोर्स, इट कैन सेव टाइम, इट कैन सेव कॉस्ट, इट कैन प्रोवाइड इफेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड वही वाली बात है कि ओडीआर में सिर्फ ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन है, केस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, ऑटोमेटेड केस फ्लो हो सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, स्टैंपिंग होती है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑल दीस थिंग्स कैन बी यूज्ड, एंड यहाँ पर हम बहुत ही आगे हो सकते हैं ओडीआर में, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, ठीक है ना। एंड प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स तो वैसे भी ऑनलाइन मैकेनिज्म से बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हैं अपने, है ना। एंड हम भी अगर हम चाहें तो फॉर्मल सिस्टम दे सकते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, और इसके लिए लेकिन ऑब्वियसली बात है जुडिशरी को और गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आगे आना पड़ेगा, है ना। तो जुडिशरी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब बॉडीज को भी आगे आना पड़ेगा, इन सब इंस्टीट्यूशंस को भी आगे दे नीड टू लीड द वे। अब कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे ऑथर ने बताए, 3 स्टेप्स कैन बी कंसीडर्ड। पहला ऑथर ने कहा है कि इंसेंटिवाइज द यूज ऑफ ओडीआर। आप ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के यूज को इंसेंटिवाइज करो। कैसे कर सकते हो? एक तो फास्ट ट्रैकिंग ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ओडीआर आउटकम्स, मतलब फास्ट कर दो प्रोसेस को। दूसरा एग्जाम्प्ट रिड्यूसिंग द स्टैम्प ड्यूटी एंड कोर्ट फीस, या तो एग्जाम्प्ट कर दो कोर्ट फीस या स्टैम्प ड्यूटी, या भी रिड्यूस कर दो फॉर द टाइमिंग। सेकंड इसने कहा कि सॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जैसे कि कहीं पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, मान लो तो वो थोड़ा ऑफिस वाले करना पड़ेगा। आधार केंद्र जो है उनको आप ओडीआर कियोस्क के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना, ओडीआर सेल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है उसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल दीस थिंग्स आर देयर। एक डेडिकेटेड फंड ही आप या तो बना सकते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 3 आप कर सकते हैं गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट शुड एक्सप्लोर ओडीआर एज अ ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उनको ओडीआर का यूज करना चाहिए फॉर redressing the for grievance redressal and all, है ना। And proactive use of ODR by government entities will not only increase trust in the process but also ensure that citizens have access to convenient and cost effective means of resolving disputes with the government। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम दे सकते हैं अपने यूजर्स को। अभी भी टाइम नहीं गया है ओडीआर के लिए, और यहाँ बहुत अच्छा ये पूरा लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं यहाँ पे, आजाद रेफरेंस ओमिटेड इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी क्लास 11th की किताब में मौलाना आजाद का जो नाम है वो ओमिट कर दिया गया है। एंड ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जामिया मिलिया के फॉर्मेशन में उनका रोल था। इनफैक्ट जो 1956 में जो कॉलेजेस शुरुआत में खुले थे, आईआईटीज एंड आईएम्स, उनमें बहुत बड़ा रोल था उनका, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने वो क्रेडिट दिया इस चीज का, बट हिज नेम हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड एनसीईआरटी ने इसका जिक्र भी नहीं किया था। आगे देखते हैं, यूएस एविएशन वॉचडॉग रिटेन्स इंडिया सेफ्टी कैटेगरी आफ्टर रिव्यू। तो अभी रिसेंटली इंडिया की एयरलाइंस का सेफ्टी रिव्यू हुआ था, उसमें वहाँ की बॉडी अमेरिका की इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है वहाँ पे FAA का, ठीक है ना। वहाँ पे FAA नाम की बॉडी है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसका प्रोग्राम है इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी प्रोग्राम। उसके अंतर्गत वो अलग अलग सेफ्टी रेटिंग्स और ये सब प्रोवाइड करता है, और इसमें अभी इंडिया को कैटेगरी 1 में रखा गया है। कैटेगरी 1 मतलब कि ऐसी कंट्री जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO है उसके रूल्स फॉलो करता हो और स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स लेता हो अपने एविएशन के लिए, उनको कैटेगरी 1 में रखा गया था। तो 2018 में इंडिया को कैटेगरी 1 में रखा गया था, अभी फिर से रिव्यू किया गया और फिर से इंडिया को कैटेगरी 1 में रखा गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग हुगली रिवर। तो जो हुगली नदी है ना, उसी के नीचे यहाँ पर उस नदी के नीचे जो है इस ट्रेन को चलाया गया, अंडर वाटर ट्रेन का एक कह सकते हो जो ट्रायल है वो अभी सक्सेसफुली हो चुका है। उसी वजह से ये बहुत सारे जो न्यूज आर्टिकल हैं वो पब्लिश हो रहे हैं लगातार। कुछ ही घंटे पहले के सारे आर्टिकल्स आपको नजर आएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये पानी के अंदर चलेगी कैसे, मतलब पानी के अंदर चलेगी या पानी के नीचे चलेगी। तो कहोगे यार एक ही मतलब तो लग रहा है। देखो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार पानी के अंदर से तैरते हुए निकलेगी ट्रेन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तैर वैर कर नहीं निकलेगी, पानी के अंदर बेसिकली यहाँ पर टनल बनाया गया है, उस टनल के माध्यम से इस ट्रेन को निकाला जाता है। यहाँ पर आप देखोगे ऐसा जो है वो टनल है, और वो टनल भी बेसिकली पूरे वाटर में नहीं है। वो कैसे बनाया गया है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले पिक्चर को आप देखो, यहाँ पर आपको नजर आएगा ये हुगली नदी, ठीक है। अभी जो हुगली नदी है इसको क्रॉस करके यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये कवर करना पड़ता है या ब्रिज के थ्रू कवर करना पड़ता है, तो यहाँ से समय लगता है बहुत ज्यादा। तो एक तीसरा रास्ता निकाल दिया गया है हुगली नदी को पार करने का, वो है अंडर वाटर मेट्रो। तो अंडर वाटर मेट्रो कैसे बनाई गई है, तो ये हुगली नदी आपको दिख रही होगी 13 मीटर गहरी है। गहरी होने के बाद में आप देख पाओगे एक समय आता है नदी के नीचे में उसका तला होता है, तट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जमीन हो गई, इसके ऊपर यहाँ पे सारा नदी का पानी हो गया। अब ये जो तट है ना, इस तट से भी 13 मीटर नीचे और जाएंगे, तो इस तट से 13 मीटर यानी कि जो जमीन है इससे 13 मीटर और नीचे जाने के बाद में ये टनल बनाया गया है, और इसी टनल से जो ये मेट्रो है वो अभी यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रायल कर चुकी है। तो इसी टनल से यहाँ पर जो ये मेट्रो है वो जाया करेगी। तो बेसिकली इस रिवर को कम समय में क्रॉस करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस नदी को क्रॉस करने के लिए या तो ब्रिज का रास्ता है या फिर यहाँ पर नाव यानी फेरी का रास्ता है, और उन दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो कम समय का यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन आप इसको कह सकते हो जिसको अंडर वाटर मेट्रो की तरह बनाया गया है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल है। तो क्वेश्चन बन जाएगा इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल, ठीक है। ऐसी जो अंडर वाटर मेट्रोज है ये ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज में वर्क कर रही है, बहुत लंबे समय से काम कर रही है। जैसे लंडन ट्यूब आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, फिर न्यूयॉर्क मेट्रो देखने को मिल जाएगी, पेरिस मेट्रो, रोम मेट्रो, इस्तांबुल मेट्रो, वुहान सबवे, इस प्रकार से यहाँ पे कई सारी अंडर वाटर मेट्रो ऑलरेडी काम कर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके अंदर में क्या है, ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में ग्रोथ हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी ग्रोथ हुई है। क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, ठीक है। चले ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी इंटरमीडिएट ग्रुप्स गुड्स के अंदर में थोड़ा सा कमी आई है। चले हाँ, मैंने ये तो कहा कि हम कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए अब जब मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही है तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं कि भाई साहब डिमांड हो रही होगी, यानी कि हमारी GDP ग्रोथ कर रही है।
अगर मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो यानी कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही होगी, हम कहते हैं भाई इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर में अगर ग्रोथ हो रही है तो हम कहते हैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कहाँ हो रही होगी, मार्केट में हो रही है, यानी कि ग्रोथ हो रही है, यानी कि अच्छी चीज़, यानी कि इस इंडेक्स से यानी कि IIP से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये साथ में ही क्या है जॉब क्रिएशन कैसे हो रही है, सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये क्या है IIP, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके अंदर में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, चले तो है। और इसका डाटा कौन रिलीज करता है, IIP क्या है, डाटा कौन रिलीज करता है, प्लीज याद रखिएगा, इसका डाटा NSO रिलीज करता है, वो कंपाइल करता है कि IIP में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी कमी आ रही है। इसके बेसिस पर हम अंदाजा लगाते हैं कि कंट्री के अंदर में ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है। हम कुछ सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, प्लीज नोट करिएगा, कुछ सेक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है IIP के अंदर में, लेकिन IIP के अंदर में कुछ सेक्टर को हमने कोर सेक्टर भी बोला हुआ है। 8 है, उनको भी अभी हम पढ़ेंगे। इसका ईयर क्या है, 2011-12 है, जिसके अंदर में कैपिटल गुड, बेसिक गुड, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे सेक्टर्स हैं जिनको हम क्या करें, एक साथ कर देते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर में 8 जो है कोर सेक्टर है, जो क्या है IIP का 40% इन्हीं 8 सेक्टर से आ जाता है। यानी कि आप सोचिए, मैं कह रहा हूं बाकी का 60%, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 60 उससे आ रहा है और 40% कहां से आ रहा है, 8 से आ रहा है, यानी कि ये 8 क्या है, कोर सेक्टर है IIP के। ठीक है, तो यानी कि याद रखिएगा 8 कोर सेक्टर्स जो IIP के अंदर में 40% क्या है लेकर आते हैं, IIP के अंदर 40% लेकर आते हैं। प्लीज 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 ये लेकर आइएगा, नहीं नवरत्ना कंपनीज नहीं, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स फर्स्ट नंबर पर, इनको वेटेज दिए हमने, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इनको हमने क्या किया है, वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज किया। मैंने आपको फिर बोला कि ये 8 मिलाकर कितने हैं, 40% है। इस 40 को अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या है, सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट को वेटेज है, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी को, फिर इसके बाद स्टील को, ऐसे ऐसे कर करके है। ठीक है, ठीक है, चले। इजराइल और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसको लेकर बातचीत जल्दी होने वाली है। होगा क्या, तो इंडिया और इजराइल के बीच में एक एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होगी। ऐसे कैसे हो जाएगी, कोई विजिट वगैरह होने वाली है, तो बिल्कुल जो इजरायली इकोनॉमी मिनिस्टर है वो अभी इंडिया में विजिट करने वाले हैं। तो वो जो इकोनॉमी मिनिस्टर आएंगे उन्हीं के साथ में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, देखो पहले इस चीज को समझो। हम लोग इजराइल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होगा क्या, देखो अगर हम नॉर्मली देखें तो फॉर एग्जांपल ये इधर इंडिया है और इधर यहाँ पर इजराइल है, तो दोनों के बीच में जब व्यापार होता है तो काफी सारा सामान हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और काफी कुछ इजराइल से इंपोर्ट भी करते हैं। तो उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर में जब सामान निकल रहा होता है या इस देश में एंटर किया या इस देश में एंटर किया, तो यहाँ पे काफी सारी जो कंट्रीज है ना वो क्या करती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगा लेती हैं, कस्टम चार्जेस लगा लेती हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट यहाँ पे उस देश में आया है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब किया जाता है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से जो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं उन चार्जेस को हटा दिया जाता है। ठीक है, वो जो अलग से चार्जेस लगाए जा रहे हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा, जो नॉर्मल अमाउंट है वही यहाँ पर लिया जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इससे यहाँ पर जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर नहीं लग रही है। तो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कई सारी कंट्रीज के साथ में कर चुका है। जो रिसेंट हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था वो UAE के साथ में किया था, और UAE के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो एक सबसे बड़ा कह सकते हो पॉजिटिव साइन भारत के लिए देखने को मिला है। भारत को काफी फायदा हुआ है जो हमने UAE के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उसका। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के साथ में भी इसी प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। अभी आएंगे वहाँ के इकोनॉमिक मिनिस्टर, तब थोड़े समय बाद इसके बारे में काफी सारे डिस्कशंस किए जाएंगे, वो बोला जा रहा है। साथ ही साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा कुछ और टॉपिक के ऊपर भी ये दोनों देश चर्चा करने वाले हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी का इशू हो गया, क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, उसके ऊपर भी दोनों देश मिलकर काफी सारी जो डिस्कशन है वो करेंगे। तो इसमें अलग है। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि ऑल इज नॉट वेल इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट, जो CPI मॉइस्ट है। ठीक है, और ये मॉइस्ट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आपने 2-3 वर्ड सुनोगे, नक्सलवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर मॉइस्ट, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। जो नक्सलवादी होते हैं ना, या आप उनको नक्सलवादी बोल सकते हो, ठीक है, या मॉइस्ट माओवादी बोल सकते हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम से भी यहाँ पर वो जाने जाते हैं। तो इनकी पूरी यहाँ पर एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट, आगे ब्रैकेट में मॉइस्ट जरूर लिखना है। तो पहले आप इस पार्टी के बारे में 2-4 पॉइंट जानो, क्योंकि पूरी इस पार्टी के बारे में ही राइटर बोलते हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि इस पार्टी से कई सारी महिलाएं जो है वो पकड़ी गई हैं, उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जब उन महिलाओं से पूछा गया कि क्या हालत है वहाँ पर इस पार्टी के अंदर महिलाओं की, तो उन महिलाओं ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ठीक है, तो उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे राइटर चर्चा करते हैं और सरकार को उसके रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए वो यहाँ पर समझाते हैं। तो पहले आपको CPI मॉइस्ट के बारे में समझना होगा ये क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरा पार्टी है ना, इसको बनाया गया था 21 सितंबर 2004 के अंदर में। ठीक है, तो पार्टी काफी पुरानी है, इसमें कई सारी पार्टीज आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेंशन की जाती है वो है इनकी आइडियोलॉजी। अब आपको पता होगा कि जो मॉइस्ट है, आपको पहले बता चुका हूँ, नक्सलवाद जो है या नक्सलवादी जो है या मॉइस्ट है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इनका मेन पर्पस क्या है, इनका मेन पर्पस है सरकार को हटाना। ठीक है, ये सरकार के पूरी तरह से खिलाफ में है। इनका मेन काम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना, और कैसे खत्म करना, अपने हथियार के बेसिस पर। तो ये लोग हथियार उठा के रखे हुए हैं सरकार को हटाने के लिए और अपने कंट्रोल में सारी चीजों को लेकर आने का यहाँ पर इनका एक मेन फोकस होता है। और दूसरी बात, ये जो CPI मॉइस्ट वाली पार्टी है ना, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग भी दे रखा है, यानी कि इंडिया इसको ऑलरेडी यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन बोल चुका है। जो हमारे पास में UAPA एक्ट है ना, उसके तहत इसको आतंकवादी संगठन ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब आगे हम लोग आते हैं। अब राइटर क्या मेंशन करते हैं, राइटर ये बोलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो ये पार्टी है ना, इसके अंदर सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हथियार लेकर खड़े हुए हैं, है ना, सरकार को हटाने के लिए। लेकिन इस पार्टी के अंदर में कई सारी महिलाएं भी आज के समय पर जुड़ चुकी हैं, जो कि यहाँ पर लड़ाई कर रही हैं। उनका मेन मकसद है कि हम लोग क्या कर सके, जेंडर इक्वालिटी लड़ सकें, है ना। तो महिलाएं भी यहाँ पर इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। फिर राइटर ये बोलते हैं कि इस पार्टी को काफी महिलाओं ने ज्वाइन तो किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में वो महिलाएं सोच रही हैं कि हाँ हम अपने हक में बात करेंगे, लेकिन उन महिलाओं की हालत उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में और ज्यादा खराब हो गई। जो महिलाएं पार्टी ज्वाइन करी थी एक क्रांति लाने के लिए, रिवॉल्यूशन लाने के लिए, वो महिलाएं ही सबसे ज्यादा वॉयलेंस फेस कर रही हैं, उनके साथ ही सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी कह रहा हूं, उसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट के अंदर में। ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में उन्हीं के साथ में काफी ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया।
तो इस पार्टी के जितने मेंबर्स हैं उसमें से 35 से 40% के आसपास आपको महिलाएं भी देखने को मिल जाती हैं, वो यहाँ पर ये बोलते हैं। अब होता क्या है कि इस पार्टी के अंदर जो महिलाएं हैं ना, उनको जंगल के अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उनकी जो जंगल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो जो कठोर तरीके से है वो भरी पड़ी है, ठीक है। तो अब जंगल लाइफ क्या है, तो आपको पता होगा ये लोग जंगलों जो ये नक्सलवाद है, मॉइस्ट है, ये काफी सारे जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि नक्सलवाद अफेक्टेड है। वहाँ पे जंगलों में यहाँ पर इस प्रकार से जो ये लोग हैं वो रह रहे होते हैं और उनका मेन टारगेट होता है वहाँ की सरकार को पूरी तरह से हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जंगल लाइफ है वो डिफिकल्ट होती है बहुत सारे लोगों के लिए। अब जो पुरुष हैं इस पार्टी के अंदर में वो तो चलो जैसे तैसे रह रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। महिलाएं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के समय में फेस कर रही हैं, ऐसा राइटर मेंशन करते हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो महिलाएं इस सीपीआई मॉइस्ट वाली पार्टी के अंदर में काम कर रही है ना, उनको ना कोई छुट्टी मिलती है, खासकर ना कोई मेंस्ट्रुअल लीव मिलता है, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन का समय आता है तो ना कोई छुट्टी मिलती है, उनको एज इट इज गन लेकर बंदूक लेकर खड़े रहना पड़ता है, लड़ाई करते रहना पड़ता है। हमेशा उनसे बोला जाता है कि आप अलर्ट रहो बंदूक लेकर, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अब ये किसने बताया, वो तो आतंकवादी वाला काम कर रहा है, तो ये किसने बता दिया। तो हुआ क्या कि पुलिस के सामने कुछ महिलाओं का जो ग्रुप है जो कि इसी पार्टी का मेंबर हुआ करता था वो सरेंडर कर दिए थे, ठीक है। तो उन्हीं महिलाओं ने सारी बातें पुलिस वालों को बताई है कि वहाँ पे इन पार्टी के अंदर में जो महिलाएं हैं उनके साथ में क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने और चीज़ें बताई, ये बोला गया कि ये जो महिलाएं हैं इनको बहुत ज़्यादा माइल्स टू माइल्स चलना पड़ता है डेली बेसिस पर अपनी लोकेशंस को बदलने के लिए। उसके बाद जो महिलाओं का ग्रुप है इन सबको यहाँ पर केवल और केवल एक जो लॉइन का कपड़ा होता है वो दिया जाता है, एक बड़ा कपड़ा दिया जाएगा 2 महिलाओं के ग्रुप को, और कह सकते हो कि उस कपड़े को इन सभी महिलाओं को शेयर करना पड़ता है एज अ सैनिटरी नैपकिन। 6 महीने तक वही कपड़ा यहाँ पर एज अ सैनिटरी नैपकिन यूज करना पड़ता है। उसके बाद में आधा छोटा सा साबुन का टुकड़ा यहाँ पर इनको दिया जाता है हर एक महिलाओं को इनके मेंस्ट्रुएशन के समय पर। विमेन को यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है कि वो खुलकर पानी का यूज भी कर सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि विमेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं इस सीपीआई मॉइस्ट वाली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर में। जो बहुत सारी महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्ली जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा है ना। खासकर काफी महिलाएं ऐसे जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, आयरन की कमी हो चुकी है ना, एनीमिक हो चुकी है, यानी कि बॉडी में ब्लड की कमी हो चुकी है, आयरन की कमी हो चुकी है। जो यहाँ पर उनको खाना मिल रहा है वो पूरा खाना नहीं मिल रहा है, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर इनको गुड़ दिया जाता है, थोड़े जो मूंगफली होती है वो दिया जाता है, गुड़ और मूंगफली से काम चलाया जा रहा है। और जो यहाँ पर मूंगफली नहीं खा सकते उनको यहाँ पर 1-2 अंडे दिए जाते हैं, यानी एग्स उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं ना उनकी जो भूख है वो तो खत्म होती नहीं है, काम ज्यादा करवाया जा रहा है, जिसके चक्कर में वो काफी ज्यादा थकावट जो है वो बहुत महसूस करने लगती है और पीरियड के समय पर मेंस्ट्रुएशन के समय पर उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ऐसा मेंशन किया गया। फिर उसके बाद में जब रेड मारी गई है उस एरिया के अंदर में तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब्त करे गए हैं। डॉक्यूमेंट्स जब्त करने के बाद पता ये चलता है कि इन लोगों के अंदर में यानी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना इसमें शादियां वगैरह भी हो रही हैं। अब शादियां हो रही हैं, शादियां परमिट में शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी होने के बाद में ऐसा नहीं है कि शादी कर दी जाएगी तो वो जो महिला है और जो पुरुष है उनको साथ में रहने के लिए फैमिली बनाने के लिए शादी करवाई गई, नहीं। शादी इसलिए की गई ताकि दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर इस नक्सलवाद को आगे लेकर चलें। जो मेल्स है ना, मेल्स को यहाँ पर कहा गया है कि खासकर मेल्स की नसबंदी करवाई जाती है शादी से पहले, शादी के तुरंत बाद। नसबंदी करने से क्या होगा, उनका कोई यहाँ पर बच्चा जन्म नहीं लेगा, ठीक है। या फिर अगर किसी भी केस में विमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस विमेन को एबॉर्शन करवाना पड़ता है इस पार्टी मेंबर्स के अंदर में, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो प्रॉपर कोई सपोर्ट उनको नहीं मिला हुआ है ऐसा बोला जाता है, कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज उस एरिया में है ही नहीं। फिर बोला गया कि देखो यहीं पर एक पॉइंट और बोला गया है कि ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो जूनियर वाले लोग हैं, जो जूनियर ग्रुप है ना, वो ज्यादा उनके साथ में ज्यादा भेदभाव होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि जो जूनियर ग्रुप है उनको यहाँ पर इजाजत भी नहीं है कि वो एक तरीके से किसी बच्चे को जन्म दे सकें, है ना। तो अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो एबॉर्शन वगैरह करवाना यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है, कोई छुट्टी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं यहाँ पर उनको दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो सीनियर ग्रुप के लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग शादी भी कर रहे हैं, शादी करने के बाद उनका बच्चा भी हो रहा है और वो सारे रूल्स तोड़ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो जूनियर मेंबर्स हैं उनकी हालत ज्यादा बदतर देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट उठाया गया वो है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। इसी पार्टी के जो यहाँ पर लोग हैं ना, यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन महिलाओं के साथ में बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि महिलाओं का यौन शोषण यहाँ पर बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आएगा, ऐसा बोला जाता है। एक चीज और मेंशन की गई है कि जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं ना, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स हैं वो 2-3 शादियां कर रहे हैं, किसी महिला से शादी करने के बाद में छोड़ दे रहे हैं बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए। तो ये हालत है, यानी मैरिज तो पूरी तरह से परमिट कर रखे, शादी कर सकते हो, लेकिन कोई भी डाइवोर्स 1 से 2, 2 से 3 शादियां कर सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये लोग कह सकते हैं उसको भी अलाउ कर चुके हैं, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर इनके पास में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं देखने को मिलेगा। फिर जब काफी सारी महिलाओं के साथ में यौन शोषण हुआ है तो उसके बाद में ऐसे भी कई सारे इंस्टांसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ में बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट किया गया, उनके साथ में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बहुत ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। उनके हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, ऊपर से यहाँ पर ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जिसके चक्कर में उनको सुसाइड करना थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन लगा। तो ये हालत है आज के समय पर महिलाओं की, खासकर जो कि नक्सलवाद के अंदर में है, ठीक है, इस आइडियोलॉजी में जो है। तो इन्हीं को लेकर राइटर ये बोलते हैं कि लास्ट में हमारी गवर्नमेंट को जरूरत है, हमें जरूरत है कि हम इस चीज़ को रियलाइज करें और रियलाइज करने के बाद में इन चीज़ों से लड़ा जा सके। और दूसरी चीज़, ऐसी महिलाओं को सपोर्ट किया जाए और महिलाओं को यहाँ पर अलग अलग जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि महिलाएं वो जो पार्टियां हैं ना, वो जो ऑर्गेनाइजेशन उनको छोड़कर बाहर निकलें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, नक्सलवाद वाली थिंकिंग से यहाँ पर हट के दूसरी आइडियोलॉजी को यहाँ पर अपनाएं, ठीक है। तो उन महिलाओं को थोड़ा सपोर्ट करना होगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और हमें ये चीज़ रियलाइज करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर जो अभी भी एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर है वो महिला ही है, यानी कि महिला लड़ने गई है अपने हक के लिए, इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और वहाँ पर भी उनके साथ में ये सारा कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर है वो दोनों तरफ से महिला ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो वो जो है जो कि राजेंद्र नायर करिकुलम और सिलसिला में सिद्धार्थ कपूर ने लिखा है। समझते हैं क्या यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। देखो राइटर का कहना यह है कि जो इंडिया है, क्या इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के मामले में अपनी बस को छोड़ चुका है या इसमें अभी भी हम लीडर बन सकते हैं, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो यहाँ पर ये समझाते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता क्या है, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में आर्बिट्रेशन बहुत चर्चा की गई है, तो आपको इस बात के बारे में समझना होगा। देखो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक मेथड होता है, मेथड मतलब एक तरीका होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। यहाँ पर मान लो 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि आपस में भिड़ चुकी हैं, लड़ रही हैं, उनके बीच में कोई विवाद है, तो उस विवाद को निपटाने के लिए, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे जो कि इस मामले को सुलझाने में मदद करेंगे, ठीक है। कोर्ट में मैटर ना जाकर इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर मैटर को सॉल्व किया जाता है। ऐसे आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भारत के अंदर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है, मैंने आपको बताया कॉमन तरीका है, कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, 2 कंपनी के बीच में विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग उस विवाद को सुलझा सकते हैं।
ठीक है, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता करवाना, यानी कि दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाना, जो मामला है उसको यहाँ पे सॉल्व करवाना। ठीक है, अब हुआ क्या है कि ऐसे दुनिया भर में कई बार कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और अलग अलग देशों ने अपने यहाँ पर इस प्रकार से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बना रखी है। ठीक है, जहाँ पे वो जो मैटर है उनको सॉल्व किया जाता है। तो इंडिया के पास में भी है, लेकिन क्या इंडिया इसमें पीछे रह गया? क्योंकि काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि इस मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो उसके बारे में राइटर मेंशन करते हैं। तो राइटर मेंशन करते हैं कि बिल्कुल भारत थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास में चांसेस हैं कि हम इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मामले में सभी कंट्रीज को बीट कर सकते हैं। और उसको बीट करने की हमें एक तरीका अपनाना होगा कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाला सिस्टम है, जो मेथड है, इसके अंदर हमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को ऐड करना होगा। यानी जो मामला चल रहा है, ठीक है, अभी कोर्ट की तरह काम चलता है, यहाँ पे पार्टीज आएंगी, उनकी सुनवाई होगी, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाएगा, लेकिन इसी मामले को अगर हम ऑनलाइन कर दें तो ये मामला थोड़ा और ज्यादा सेटल हो जाएगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो अभी समझेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या बोला, फिर उसके बाद में यहाँ पर इस वाले पैरा में ये बोलता है कि जब आप लोग देखोगे जो अभी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन दिल्ली में है ना, इसको लेकर एक पूरी मीटिंग चली थी अभी फरवरी 2023 के अंदर में। वहाँ पे हमारे जो लॉ मिनिस्टर है किरेन रिजिजू जी, उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर जोर दिया। क्या जोर दिया? कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे भारत के अंदर में बिजनेस करना आसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, कंपनीज करनी आसान होगी, क्योंकि कंपनीज के बीच में कोई मैटर हो रहा है तो लंबा खींचेगा नहीं, कोर्ट से पहले यहाँ पर उसको आपस में सुलझाकर निपटा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर बिजनेस करना आसान होगा। और इसका इंपैक्ट बिल्कुल रिपोर्ट के अंदर पड़ा भी था, क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट लाता है। अब नहीं लाता, पहले यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट लाता था कि कौन कौन से देश में बिजनेस करना काफी आसान है। तो उस रिपोर्ट में भारत ने एक बहुत बड़ी ग्रोथ अचीव किया है। 2014 में इंडिया की जो रैंक है वो 142वें नंबर पर थी, जबकि 2019 में उस रैंक को कह सकते हैं हमने इंप्रूव करके 63rd पर आ चुके थे। ठीक है, रैंक में हमारे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। क्यों? इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की वजह से। बात क्लियर हो गई? तो बिल्कुल इसका एक इंपैक्ट तो पड़ता है, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर राइटर एक और मेंशन करते हैं कि इंडिया की रैंक हमने इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले इंडेक्स में तो देख ली, लेकिन एक और इंडेक्स आता है, उसको समझो। वो है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक इंडेक्स आता है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं उसको यहाँ पर कैसे लागू किया जा रहा है। तो इस एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के मामले में इंडिया की रैंक ज्यादा बेहतर नहीं है। इंडिया की रैंक अभी कह सकते हो कि 2015 के अंदर में लगभग 186 के आसपास थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो रिपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर देती है, बता देती है कि इंडिया के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट हो तो है, लेकिन उसको लागू करना काफी मुश्किल है। उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने में 2-2 साल लग जाते हैं, उसमें पैसा भी बहुत लगता है। जबकि ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम जैसे जो देश हैं यहाँ पर बहुत कम समय में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंप्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। फिर उसके बाद राइटर बोलते हैं कि देखो भारत की जो अर्थव्यवस्था, इंडिया की जो इकोनॉमी, वो कब ओपन होती है? 1990s में। 1990 में पूरी तरह से इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया गया। आपको पता है, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए गए और भी काफी सारे काम करे गए। लेकिन वो समय कह सकते हो 1990 का वो समय इंडिया के लिए थोड़ा बेहतर साबित हुआ, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो खुलकर आई। लेकिन वो समय एक वो वाला समय भी था कि उससे लगभग 10 साल पहले ही इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका था। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन उससे बहुत पहले यहाँ पर काफी सारे लोग समझ रहे थे इसके बारे में। तो आप समझ सकते हो ये जो कॉन्सेप्ट है कितना पुराना है। लोगों ने यहाँ पर अपनी चॉइस में, काफी सारे देशों ने यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया है कि उनके देश में जो बिजनेस है वो प्रॉपर्ली चल सके। समझ गए? फिर जब भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से खुलती है ना, तो कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने इस प्रकार के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अपने देश में ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिए थे। और उसी साल यहाँ पर उन्हीं 10-15 सालों में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कह सकते हो उभर के निकल कर आता है। फिर उसके बाद राइटर ये मेंशन करता है सेटिंग थिंग राइट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इंडिया ने अपना जो पहला लॉ वगैरह, जो पहला कानून है इस आर्बिट्रेशन को लेकर, यानी कि मध्यस्थता करवाने को लेकर जो पहला कानून है, वो उसी समय बीच में कहीं यहाँ पर पब्लिश कर दिया था। और उसको लेकर यहाँ पर एक कह सकते हो कि 2017 में एक श्री कृष्ण कमेटी भी आती है, और उस कमेटी ने बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है कि इंडिया में अभी भी ना आर्बिट्रेशन की बहुत कमी है। हम लोग इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को इतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर उस पर एक मेन फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया में लोगों के लिए बिजनेस करना और आसान हो सकता है, हम बिजनेस को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो इंडिया ने अभी तक इतना ज्यादा प्रेफरेंस इस आर्बिट्रेशन को दिया नहीं है, तो देना पड़ेगा ताकि हम बिजनेसमैन के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको तुरंत रिजॉल्व कर सकें। फिर उसके बाद में बोला ये भी जाता है, सिंगापुर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है। बोला जाता है कि जो सिंगापुर आपको देश देखने को मिलेगा ना, ये कंट्री ने अपना जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वो 1990 में ही ओपन कर दिया था। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले बताया ना, इंडिया की इकोनॉमी 1990 में खुलकर आई थी। इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से यहाँ पर ओपन हुई, अलग अलग रिफॉर्म्स हम लोगों ने करे। फिर वो समय वही टाइम था जब कुछ और देश थे, यानी सिंगापुर जैसे कंट्री थे, जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को अपने देश में बना चुके थे। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो इंडिया अपने देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहा था उस समय पर, बाहर से हमारे देश में निवेश आना स्टार्ट हो चुका था। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा अपनी इकोनॉमी को खोल चुके थे, लेकिन उसी समय पर जो सिंगापुर है वो यहाँ पर आर्बिट्रेशन सेंटर को बना चुका था। तो काफी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत आगे हैं इस मामले के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद में अब राइटर ने मेंशन किया है कि देखो, जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आज के समय में लोगों के लिए एक एडवांटेज बन चुकी है, और अब हम लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में इसी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो इंडिया ने, हमने और पूरी दुनिया भर ने एक चीज ये देखा है कि कोविड-19 के समय में जो डिजिटाइजेशन है वो काफी तेजी से बढ़ा है। लोग यहाँ पर ऑनलाइन पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं, जिनको नॉलेज नहीं थी वो भी यहाँ पर काफी कुछ ऑनलाइन करना सीख चुके हैं। तो ऑब्वियस बात है, कोविड-19 के समय पर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से ग्रो की है। और इवन ये कोविड-19 का ही समय था जब हमारी जो जुडिशरी है ना, हमारे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर भी जो ऑनलाइन सिस्टम है वो पूरी तरह से लागू हो गया। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काम कर रहा है कोर्ट के अंदर में, वर्चुअल कोर्ट के थ्रू सारा काम किया जा रहा है। और कोविड में क्या गया था, ऑनलाइन वे में यहाँ पर काफी सारे केसेस को निपटाया गया था। इससे क्या हो रहा है, कोर्ट के ऊपर बर्डन भी कम पड़ता है ना, और उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो कि टाइम भी काफी बच जाता है और पैसा भी बच जाता है। तो राइटर यही बोलते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि जो भी विवाद होते हैं उसको ऑनलाइन सॉल्व करना, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको ऑनलाइन यहाँ पर निपटाना। तो ये जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, बैठकर ऑनलाइन में बातचीत कर सकते हो, है ना, अपने केस को यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन में निपटा सकते हो। इसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज का यूज किया जा सकता है। तो जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स आपको भारत में देखने को मिल रहे हैं वो काफी सारी जगह पर ऑलरेडी इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, यानी इस ऑनलाइन सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो कि यहाँ पर इस वाले सिस्टम का यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें इसको बड़े लेवल पर लेकर आने की आवश्यकता है, वो यहाँ पर राइटर का कहना है। और इसको बड़े लेवल पर कैसे लेकर आया जाएगा, जो ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसको हमें अगर पूरे कंट्री के लेवल पर इंप्लीमेंट करना है ना, तो इसके लिए हमारा जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी कानून बनाने वाला है ना, उसको लागू करने वाला और सही से वो लागू हो रहा है नहीं हो रहा उसको देखने वाला, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सबको साथ मिलकर काम करना होगा। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जो कि आप यहाँ पर यूपीआई वगैरह लाने का काम करता है, सारे एटीएम्स को लिंक करने का काम करता है। तो ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, इनको यहाँ पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना होगा, पूरी तरह से लेकर आना होगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको हमें मास स्केल पर फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है, बड़े लेवल पर फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर 3 तरीके बताए हैं राइटर ने कि 3 कदम लेकर हम लोग यहाँ पर इसको पूरी तरह से
लागू भी कर सकते हैं। पहला स्टेप यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है ना, इसको इंसेंटिवाइज कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएं तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स नजर आएंगे। ठीक है, यानी जो इस सिस्टम को यूज़ करेगा उसको अलग से इंसेंटिव्स देगी सरकार, है ना, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो यूज़ है वो बढ़ने लगेगा। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में दूसरा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, एक दूसरा तरीका वो है कि हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है ना उसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज क्या है, इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़े लेवल पर है। काफी लोगों के पास मोबाइल फोन है, काफी लोगों के पास में नहीं है, या फिर गांव के अंदर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है भी तो उनके पास में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड अपने आप में थोड़ा ज्यादा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली सभी जगह पर अवेलेबल करवानी होगी ताकि इस डिजिटाइजेशन का जो रोल है वो सभी लोगों को पता चले। और ये जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ना, इस प्रकार के जो यहाँ पर जो सेटअप्स है वो हम लोग बना सकते हैं। जैसे आपको पता होगा आधार केंद्र बनाए गए हैं, है ना, तो आधार केंद्र की तरह ही यहाँ पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे जो सिस्टम है छोटे छोटे वो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। जो हमारे कोर्ट होंगे, हर एक कोर्ट के पास में उनके पास में ये ओडीआर सेल होगा, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेल होगा, उसके पास में यहाँ पर एक प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होगा। तो हर एक कोर्ट के पास में ये होना चाहिए ताकि कोई अगर व्यक्ति ऑनलाइन अपने मामले को निपटाना चाहे, घर बैठकर निपटाना चाहे, कोर्ट नहीं आना चाहता है तो वो काम भी कर सके, जिससे यहाँ पर उसका कॉस्ट, टाइम, हर चीज़ यहाँ पर बचने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको बढ़ावा देना होगा। इवन अब की बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं कि हम लोग जो हमारा जो बजट आया था ना 2023 का, उसमें 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पर अनाउंस किए गए ताकि हम ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकें, यानी कि जो कोर्ट्स हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स बना सकें। और इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स का मतलब है ऑनलाइन सिस्टम वहाँ पे हम लोग लेकर आ सकें। तो बोला जाता है कि राइटर के थ्रू जो 7,000 करोड़ रुपए खर्चने की बात करो ना, इसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकाल लो और एक डेडिकेटेड फंड हमें इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आगे बढ़ावा देने के लिए लगाना चाहिए। हर एक कोर्ट के पास में ये ओडीआर सिस्टम को लेकर आना चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए। तो ये दो सोल्यूशन दिए गए। तीसरा सोल्यूशन यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनको खुद भी यहाँ पे इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, और जब सरकार भी इन चीज़ों को यूज़ करने लगेगी तो लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो यहाँ पर बनने लगेगा। जो सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ में कई बार डिस्प्यूट होगा उनको यहाँ पे आप आराम से इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिटीजन के पास में सारा का सारा एक्सेस होगा, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके होंगे ताकि यहाँ पर जो है आराम से इस विवाद को निपटाया जा सके। क्लियर हो गया। तो वही बोला गया कि देखो समय ये है कि आज के समय पर हमारे केस कोर्ट के अंदर में जो केसेस है वही बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोर्ट के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर इंडिया को बोला जाता है कि देखो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लेकर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भले यहाँ पर हो सकता है कि दुनिया भर की कंट्रीज इस मामले में आगे निकल गई हो, आर्बिट्रेशन हब बना चुकी हो वो, लेकिन इंडिया यहाँ पर इसको अभी भी कैचअप कर सकता है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन करके। दूसरे देशों ने तो खैर अपने यहाँ पे सेंटर बना रखे हैं, आर्बिट्रेशन सेंटर बना रखे हैं जहाँ पर आपको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने जाना पड़ता है, लेकिन इंडिया उसको ऑनलाइन करके सभी लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाकर मामला जो है अपने आप में अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। स्किल ओवर चांस। स्किल ओवर चांस ये क्या है, गेमिंग से रिलेटेड है। क्या है, गेमिंग से रिलेटेड है। आप सभी ने तमिलनाडु के गवर्नर वाला टॉपिक पढ़ा ही होगा। उन्होंने क्या किया, एसेंट दे दिया है, जो बिल क्या करता है, प्रोहिबिट करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग को और उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब आप सभी जानते होंगे कि पहले उन्होंने क्या किया था, इस बिल को वापस भेज दिया था, कहा था कि भाई साहब स्टेट के पास में ये पावर ही नहीं है कि वो इस बिल को क्या कर सके, डिस्कस कर सके। अब आप देखिए इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करिए, ये गेमिंग के ऊपर में होना चाहिए था आर्टिकल यहां से क्या शुरू हुआ है, यहां से यहां तक कि भाई साहब गवर्नर साहब ने डिसीजन नहीं लिया था। गवर्नर साहब ने डिसीजन कैसे लिया है कि पहले उनके पास में बिल आया, उन्होंने क्या किया, बिल को वापस भेज दिया। ये कहा कि स्टेट के पास में अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर बिल बनाने की। तो उस समय पर क्या हुआ, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि स्टेट लिस्ट, ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किसके पास में पावर है। तो याद रखिएगा अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से स्टेट के पास में पावर है, स्टेट के पास में पावर है। एंट्री 34 ये बताता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ये सब कुछ किसके, स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आता है। प्लीज याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर। ठीक है, फिर उसके बाद में गवर्नर साहब ने डिसीजन लिया और उसको एसेंट दे दिया। लेकिन यहां से मेन जो इशू है वो समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग को हम दो हिस्सों में रखते हैं, एक गैम्बलिंग और एक क्या है, स्किल। ये आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिर्फ आप चांस के ऊपर में ही खेल रहे हैं, आप उसके अंदर कोई नॉलेज, कोई स्किल उसका यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो गया, गैम्बलिंग हो गया। और दूसरी तरफ में अगर देखा जाए स्किल, आप अपने नॉलेज का यूज कर रहे हैं, अपने एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं, उसके बाद में अगर आप कुछ कर रहे हैं वो क्या हो गया, स्किल हो गया। लेकिन ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, जैसे ताश खेलने वाला पर्सन जो है वो कहेगा भाई साहब ये मेरे हाथों की सफाई है, ये मेरी नॉलेज है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरी नॉलेज है। लेकिन अल्टीमेटली समझिए इसके लिए बड़ा कंसर्न क्यों लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर में कंसर्न है कि इसको हमें बैन करना चाहिए, क्यों इसके ऊपर में हमें रेगुलेट करना चाहिए। इसके पीछे रीजन समझाता हूं मैं आपको। बहुत सारे डाटा ऐसे हैं कि पहले तो फिर भी आपको क्या है, सट्टा करने के लिए, ऐसे करने के लिए, खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। अब क्या है, ड्यू टू इंटरनेट एंड मोबाइल आप घर में कर रहे हैं और इसके सोशल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। सबसे पहला इंपैक्ट इसका वुमेन के ऊपर पड़ रहा है। वुमेन के जो फाइनेंशियल उनके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, उनसे ले लिए जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। प्लस में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो क्रिएट करता है फैमिली के अंदर में, हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है। जब एडिक्शन होता है तो हेल्थ इशू भी होता है। तलब लगती है लोगों को खेलने की, नहीं खेलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। एंड लास्ट यूथ, पब्लिक में अगर आप खेल रहे हैं तो फिर भी एक बार के लिए आपको कोई टोक देगा, भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऑनलाइन में ये नहीं है, यंग जो पॉपुलेशन है वो इसकी तरफ जा रही है। अच्छा एक और बताऊं, आप सबके सब जान के हैरान रह जाएंगे कि आप सभी ने टिकटॉक देखा होगा।
चाइना के अंदर में उसके अंदर में लिमिटेशन है, इवन ऑनलाइन गेम्स के ऊपर में लिमिटेशन है कि इतने मिनट इतने घंटे ही आप यूथ अगर हैं, यंग पॉपुलेशन अगर आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इतना ही खेल सकते हैं, बस इससे ज्यादा आप नहीं खेल सकते। और सेम कंपनी इंडिया के अंदर में कोई लिमिटेशन नहीं है। हम देखिए ना, हम मतलब मैं इस चीज के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं और मेरा कंसर्न भी है कि आप देखिए हम क्या फीड कर रहे हैं, क्या फीड कर रहे हैं इस समय पर। ठीक है, इस समय पर आप यहां पर देखने की कोशिश करिए। और एक और चीज, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर में रेगुलेशन ना होने के कारण एक और आजकल बहुत सारी वल्गर एंड सेक्सुअल ऑब्सीन गेम्स भी आ गई है, वो भी किड्स को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, एक और चीज समझिए, हम क्या फीड कर रहे हैं। मैं आपको सोशल मीडिया का बता रहा हूं, सोशल मीडिया एक्चुअल में किस लिए था और हम उसका यूज क्या कर रहे हैं, आप यहां पर देखने की कोशिश करिए। देखिए, गेमर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज समझने की कोशिश करिए। एक है गेमर, अलग कॉन्सेप्ट है, गेम खेलनी चाहिए, सारी चीजें बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझा, एडिक्शन समझा रहा हूं। एडिक्शन, लोग 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रील्स देखते रहते हैं। नो डाउट रील्स कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके कारण में सोसाइटी क्या टेक कर रही है, ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी। और ये चीज मैं कई सारे लोगों को बताता हूँ, बच्चों को आप सबको भी मैंने कई बार बताया होगा कि भैया रील्स के बेसिस पर दुनिया नहीं चलती है। आप जो रील्स में रिलेशनशिप देखते हो वो क्या है, उसको पाउडर, मेकअप, लाइट, कैमरा सेट करके स्क्रिप्ट लिख के तब तैयार किया जाता है। ठीक है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस में गेमिंग वाला कॉन्सेप्ट देखिए, अब जैसे उस समय पर तो दोस्त मैंने अपने पर्सनल आसपास में इर्द गिर्द देखा कि गेमिंग को लेकर कितना ज़्यादा एडिक्शन था। अब गेमिंग को लेकर एडिक्शन से ये नहीं होता। अब देखिए, परसों हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि हाई बीपी वाले पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, न्यूट्रिशन वैल्यूज कम हो रही है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड है, सब चीज़ें आपस में लिंक्ड है। प्लस में क्या है, मोनोटोनस वो होने के कारण में आप अपना जो एक्सप्रेशन है इस खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो क्या करता है आपके माइंड के ऊपर में, ब्रेन के ऊपर में क्या करता है, इंपैक्ट करता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मतलब किसी चीज को, एक और चीज, इसका सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि आप बैन कर दे, बैन कभी भी सॉल्यूशन, रेगुलेट करना हमेशा सॉल्यूशन होता है, रेगुलेट करना हमेशा सॉल्यूशन होता है। तो ये है इशू, और कई सारे स्टेट्स इसको लेकर कंसर्न है। खासतौर पर आप तमिलनाडु में देखिए, उससे पहले केरल में देखिए, उससे पहले कर्नाटका ने भी क्या किया था, बैन लगाया था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। लेकिन फिर दूसरा कंसर्न भी आता है, अगर आप टोटली बैन कर देते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर में बहुत सारे ऐसे इनोवेशन आ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, जो क्या कर सकते हैं, हमारी पूरी की पूरी मार्केट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या करे। बैन में इशू ये है, बैन में इशू ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा इनोवेशन, उनके ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है जैसे ग्राफिक्स की हम बात करते हैं, मोशंस की हम बात करते हैं, रिक्रिएशन की क्या क्या एक्टिविटीज की हम बात करते हैं, उनके ऊपर में भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है।